नमस्कार, आप देख रहे न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। सुल्तानपुर में रविवार को विजय नारायण सिंह की हत्या हुई, जिसका लाइव वीडियो सामने आया है। कैमरे में कैद हत्याकांड की तस्वीरें बता रही हैं कि आरोपी बेखौफ था और उसने आराम से हत्याकांड को अंजाम दिया और फरार हो गया। लेकिन पुलिस ने भी इसे चुनौती के तौर पर लिया और आज उसे एनकाउंटर में गिरफ्तार कर उसकी सारी हेकड़ी निकाल दी। सुल्तानपुर में मर्डर की लाइव तस्वीरें। अकेले बाइक से पहुंचा था हत्या आरोपी। लोड की पिस्टल और दाग दी गोली। सड़क किनारे खड़े होकर साथियों से बात कर रहे विजय नारायण सिंह और उसके साथी अनुज शर्मा को पता भी नहीं होगा कि अगले पल उनके साथ क्या होने वाला है। सुल्तानपुर में रविवार को हुए कत्ल के आरोपी विजय नारायण सिंह के कत्ल की ये लाइव तस्वीरें हैं। हत्या आरोपी अजय सिंह सिलावट बेखौफ होकर अकेले बाइक से पहुंचता है और आराम से बाइक को कार के आगे खड़ा करता है, फिर पिस्टल लोड करता है और गोली दाग देता है। हत्या करने के बाद बाइक पर अकेले बैठकर मौके से फरार भी हो जाता है। शहर कोतवाली के दरियापुर में होटल पल्लवी बार एंड रेस्टोरेंट के बाहर हुए इस हत्याकांड से सनसनी मच गई। पुलिस ने भी इस केस को चुनौती के तौर पर लिया और विजय नारायण सिंह हत्याकांड में पुलिस ने 48 घंटे के अंदर मुख्य आरोपी को पकड़ लिया। पुलिस मुठभेड़ के दौरान हत्यारोपी बदमाश अजय सिंह सिलावट के पैर में गोली लगी है, जिसे इलाज के लिए राजकीय मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। 7 अप्रैल 2024 को शाम को थाना कोतवाली नगर के दरियापुर क्षेत्र में पल्लवी होटल के सामने नारायणपुर निवासी विजय नारायण सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और इसमें एक युवक अनुज शर्मा गंभीर रूप से घायल हुआ था। घटना में शामिल अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए टीमें लगाई गई थी। वहीं इस मामले में पुलिस ने बताया कि बीती देर रात सूचना मिली थी कि अम्बेडकर नगर जिले के मेहरुआ निवासी अजय सिंह दुबेपुर से बंधु आकला होकर लखनऊ निकलने की फिराक में था। इस सूचना पर पुलिस ने तत्काल घेराबंदी की। अजय बाइक से निकल रहा था। पुलिस टीम ने उसे रोकना चाहा तो खुद को पुलिस से घिरा हुआ देखकर अजय ने फायर झोंक दिया। इसके बाद पुलिस टीम ने जवाबी कार्रवाई करते हुए फायरिंग की, जिसमें एक गोली बदमाश के दाहिने पैर में लगी और वो गिर पड़ा, जिसके बाद उसे पकड़ लिया गया। सूचना पर कि घटना में शामिल मुख्य आरोपी अजय सिंह निवासु थाना महरुआ जनपद अम्बेडकर नगर भागने की फिराक में है और ये दुबेपुर से लखनऊ रोड पर जाने वाला है। इस सूचना पर थाना बंधुआ कला और थाना कोतवाली नगर की टीम ने घेराबंदी की और रात में लगभग 2:30 बजे ये मुख्य आरोपी अजय सिंह एक मोटरसाइकिल से आता हुआ दिखाई पड़ा और पुलिस टीम को देखते ही इसने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। आत्मरक्षार्थ में पुलिस टीम ने भी फायरिंग की, जिसमें ये अजय सिंह नामक बदमाश घायल हुआ। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, लेकिन इस केस को लेकर कई सवाल हैं जो अभी भी अनसुलझे हुए हैं। क्योंकि क्या ये महज इत्तेफाक हो सकता है कि कत्ल के 2 आरोपी, दोनों अलग अलग केस, दोनों बेहद हाई प्रोफाइल मामले, दोनों कातिल जमानत पर थे, फिर दोनों पर एक साथ गोलियां बरसाई जाती है, जिसमें डॉक्टर घनश्याम तिवारी के हत्या आरोपी विजय की मौत हो जाती है, जबकि अनुज शर्मा इस शूटआउट में घायल होता है। सवाल है कि हत्या आरोपी अजय सिंह को किसने हायर किया था? क्या विजय का कत्ल बदला लेने के लिए हुआ? अजय सिंह की हत्या का ऑर्डर किसने दिया? क्या अनुज शर्मा भी अजय सिंह के निशाने पर था? क्या इस शूटआउट का डॉक्टर घनश्याम तिवारी केस से संबंध है? यह सवाल इसलिए भी क्योंकि पुलिस ने डॉक्टर घनश्याम तिवारी के परिवार के लोगों पर भी FIR दर्ज की है। विजय नारायण सिंह और उनके साथी जब पार्टी कर रहे थे, उसी बीच पार्टी करने वालों के लोगों के बीच में झगड़ा हुआ किसी बात को लेके और सूत्र के मुताबिक एक व्यक्ति जिसका नाम अजय सिंह, उसने इस व्यक्ति को विजय नारायण सिंह को गोली मारा, जिसमें उनकी आज देहांत हो गई। 23 सितंबर 2023 सुल्तानपुर। दरअसल सुल्तानपुर के चर्चित डॉक्टर घनश्याम तिवारी की जमीन विवाद में हत्या कर दी जाती है। कत्ल का आरोप
बीजेपी के पूर्व जिला अध्यक्ष के भतीजे विजय नारायण पर लगता है, लेकिन लंबे वक्त तक केस सियासत में फंसा रहता है। मामला तूल पकड़ने पर पुलिस विजय नारायण को जेल भेज देती है। फिर 9 फरवरी को शासन जमानत पर बाहर छूटता है और 7 अप्रैल को एक पार्टी होती है जिसमें विजय नारायण और उसके जैसे कई और लोग शामिल होते हैं। लेकिन किसे पता था कि इसी पार्टी के बाद विजय नारायण का कत्ल हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कहते हैं बुरे काम का नतीजा भी बुरा ही होता है। वैसे भी अपराध की उम्र बहुत बड़ी नहीं होती। उधम सिंह नगर के नानकमत्ता डेरा प्रमुख तरसेम की हत्या मामले में उत्तराखंड पुलिस ने शार्प शूटर को एनकाउंटर में ढेर कर दिया। तरसेम सिंह की हत्या के मामले में 2 शार्प शूटर्स में से एक का आज एसटीएफ और हरिद्वार पुलिस से आमना सामना हुआ और जवाबी कार्रवाई में हत्यारोपी पुलिस की गोलियों का शिकार हो गया। नानकमत्ता साहिब के डेरा प्रमुख बाबा तारसेम सिंह की हत्या में शार्प शूटर अमरजीत उर्फ बिट्टू को पुलिस और एसटीएफ ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया। सोमवार देर रात हरिद्वार में ये एनकाउंटर हुआ। जानकारी के मुताबिक अमरजीत सिंह के पंजाब से रामपुर की तरफ जाने की सूचना थी, जिसके बाद एसटीएफ और हरिद्वार पुलिस ने नाकेबंदी की, लेकिन आरोपी ने पुलिस पर फायर झोंक दिया। जवाबी फायरिंग में अमरजीत को गोली लगी। उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के बारे में अभी तक जो षड्यंत्र निकल के आया है, ये एक साधारण हत्या का मामला नहीं था, ये एक बहुत गहरा षड्यंत्र था और अभी भी इसके बारे में हम डिटेल तहकीकात कर रहे हैं। तो इसलिए इस षड्यंत्र के पीछे के कारणों के बारे में मैं बहुत ज्यादा अभी आपको विस्तार से नहीं बताऊंगा। बस ये है कि अभी तक इस घटना में 11 लोग प्रकाश में आए थे, जिसमें कि एक कल रात इस पुलिस मुठभेड़ में मारा गया है। जानकारी के मुताबिक हरिद्वार के भगवानपुर इलाके में ये मुठभेड़ हुई। हालांकि इस दौरान मरजीत का दूसरा साथी अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में कामयाब रहा। पुलिस की टीम उसकी तलाश में जुटी हुई है। इससे पहले कि नानकमत्ता डेरा प्रमुख हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा करते हुए 4 साजिशकर्ताओं को गिरफ्तार किया था। जानकारी के मुताबिक हत्या के लिए 10 लाख की सुपारी दी गई थी। हत्या की साजिश यूपी के शाहजहांपुर में रची गई। पेशेवर बदमाशों की हत्या की जिम्मेदारी सौंपी गई। हत्यारोपी अमरजीत उर्फ बिट्टू पर 5 केस दर्ज थे। दूसरे हत्यारोपी सरबजीत पर 13 केस दर्ज थे। वहीं इस मामले में गिरफ्तार साजिशकर्ताओं में शाहजहांपुर से दिलबाग सिंह, बाबा तारसेम सिंह का करीबी अमनदीप सहित 2 लोग शामिल हैं। एक जो हत्या करने वाला था वो अभी भी फरार चल रहा है। उसके अलावा 7 लोगों को हमने गिरफ्तार किया है और 3 लोग और हैं जिनकी अभी गिरफ्तारी शेष है। और ये भी मैं कहना चाहूंगा कि ये तो जो इन लोगों से जुड़े हुए जो षड्यंत्रकर्ता थे उनके बारे में डिटेल है। इनके पीछे भी हमारा ऐसा मानना है और भी कुछ लोग थे जो एक्चुअल में इस घटना के सूत्रधार थे और उनके बारे में भी कुछ ठोस जानकारी मिली है। तो अभी ये मतलब मैं ये भी आप लोगों को बताना चाहूंगा कि ऐसा नहीं है कि इस मुठभेड़ के बाद और इस हत्यारे को मार गिराने के बाद हम मतलब हाथ पे हाथ धर के बैठ जाएंगे। उत्तराखंड पुलिस ने साफ किया कि इस मामले को उसने चुनौती के तौर पर लिया और कड़ी दर कड़ी जोड़ते हुए अपराधियों तक पहुंची, जिसके बाद गिरफ्तारी का सिलसिला शुरू हुआ। पुलिस का शिकंजा कसता गया, जिससे आरोपी को छिपने के लिए जगह तक नहीं मिली थी और अंजाम आपके सामने है। सवाल है कि कैसे पुलिस को इसकी जानकारी मिली। दरअसल कैसे मिली जानकारी? मुखबिर से सूचना मिली थी। अमरजीत सिंह के भागने की सूचना थी। पंजाब से रामपुर की ओर जा रहा था आरोपी। नाकेबंदी में आरोपी ने पुलिस पर फायरिंग की। ये बहुत बड़ी घटना थी जो 28 मार्च को हुई। हम सभी के लिए एक तरह से एक जिसे कहते हैं चुनौती थी, अंग्रेजी में जिसे कहते हैं एक वेकअप कॉल था कि हम लोगों, देखिए हम सभी का मानना है कि उत्तराखंड देवभूमि है, एक शांति प्रिय प्रदेश है, यहाँ उस तरीके का वातावरण नहीं है। लेकिन जिस तरह से सुबह 6:30 बजे एक डेरे में
नानक मत्ता जैसे मेन गुरुद्वारे के बगल में एक डेरे में जाके उस डेरा एक वृद्ध थे, बुजुर्ग थे वो डेरा प्रमुख, और सुबह 6:30 बजे जिस तरह से उनकी निर्मम हत्या की गई, तो ये हमारे लिए एक तरह से चुनौती थी। गौरतलब है कि 28 मार्च की सुबह 2 बाइक सवार बदमाशों ने बाबा तारसेम सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इसके बाद से ही पुलिस हत्यारों और हत्या के पीछे की साजिश के खुलासे में जुटी थी। बाबा की हत्या के पीछे पुराना विवाद बताया जा रहा है। पुलिस ने इस हत्याकांड में 5 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया था। उत्तराखंड में 15 साल बाद हुए इस एनकाउंटर की सोशल मीडिया पर काफी चर्चा हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। साइबर ठगों से सावधान। आगरा और देहरादून में पुलिस ने साइबर ठगों पर शिकंजा कसा। आगरा में अंतर्राष्ट्रीय साइबर ठगों को पुलिस ने सलाखों के पीछे भेजा है। इसके आका दुबई और थाईलैंड में बैठे थे। वहीं देहरादून पुलिस ने ऐसे कॉल सेंटर का पर्दाफाश किया जो तेलंगाना, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के लोगों को ठगी का शिकार बनाते थे। साइबर क्राइम का नाम सुनते ही जहन में जामताड़ा, भरतपुर, अलवर, मेवात, मथुरा जैसे हॉटस्पॉट याद आते हैं। इन सब के इतर आगरा पुलिस ने एक अंतर्राष्ट्रीय साइबर ठगों का पर्दाफाश किया है। आरोपी सिम के काले कारोबार को अंजाम देकर लोगों के साथ ठगी करते थे। ठगी इंडिया से नहीं बल्कि दुबई और थाईलैंड से की जाती थी। इनके आका दुबई और थाईलैंड में बैठते थे। आगरा से फर्जी आईडी पर सिम कार्ड खरीदे जाते थे। फिर उन सिम को दुबई और थाईलैंड भेजा जाता था। फिर वहां से शुरू होता था ठगी का काला कारोबार। पूरे गैंग का मास्टरमाइंड दुबई में है। देखिए, इसका पूरा खुलासा किया जा रहा है। यहाँ ये लोग इन्वॉल्व थे, इतना भी है। बाकी जो साइबर क्राइम है इसका पूरा बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेजेस हम लोग पता कर रहे हैं, और जो बाकी अभियुक्त हैं इनके भी हम आपराधिक इतिहास खंगाल रहे हैं। तो पूरी जानकारी जब होगी तो उसमें और लोगों के भी नाम आ सकते हैं, तो उनकी भी धरपकड़ की जाएगी। पुलिस ने जाल बिछाते हुए इस गैंग के 7 शातिर गिरफ्तार किए हैं। पुलिस पूछताछ में जो सच सामने आया वो सुनकर पुलिस भी दंग रह गई। पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि उनके साथ में 3 महिलाएं भी इस काम में शामिल हैं। ये लोग रोड पर लगने वाली कैनोपी से फर्जी आईडी से सिम कार्ड खरीदते थे। फिर उन सिम को दिल्ली के नसीराबाद में बैठे यूसुफ और हाफिज को 1500 रुपए के हिसाब से बेचते थे। यूसुफ और हासिफ केरल के रहने वाले शानू के जरिए ये सिम कार्ड दुबई और थाईलैंड भेजते थे। जब ठगी की कॉल आती थी तो लोग नंबर भारत का ही समझते थे और झांसे में आ जाते थे। इनके पास से जो इस तरह का जो क्राइम करते थे, ये लोग 50 रुपए का सिम 500 रुपए में खरीदते थे। फिर दिल्ली में बेच इनके जो 2 लोग थे उन लोगों को देते थे। वहां से लगभग 1500 रुपए में वाया फ्लाइट जो है दुबई भेजा जाता था। एक दुबई में शानू वर्ग के व्यक्ति उसके पास। तो ये अंतर्राष्ट्रीय गैंग था, और प्रति अकाउंट लगभग 10,000 रुपए का चालू खाता भी ये लोग खुलवाते थे, जिसके माध्यम से ये लोग सिम कार्ड और फर्जी चालू खाते में ऊंची कीमतों में दिल्ली में लोग अपना क्राइम करते थे। और इनकी पत्नियां भी इनके उपरोक्त कार्य में सहयोग करते थे, तो उनको भी गिरफ्तार किया जा रहा है। इधर उत्तराखंड स्पेशल टास्क फोर्स ने भी ठगी के सेंटर पर ताला जड़ दिया है, जिसमें एसटीएफ ने पहली बार ऐसे कॉल सेंटर का पर्दाफाश किया जो तेलंगाना, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के लोगों को ठगी का शिकार बनाते थे। जिसके लिए साइबर ठगों ने इन्हीं राज्यों के लोगों को पहले तो देहरादून के कॉल सेंटर में जॉब दिलाई, जिससे कि स्थानीय भाषा में बात कर वहां के लोगों को विश्वास में ले सके और फिर ठगी की जा सके। जिनके द्वारा आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में साइबर फ्रॉड की कार्रवाई की जा रही थी। तो ऐसे नंबर्स और ऐसे बैंक अकाउंट्स को चिन्हित कर उनको डेवलप किया गया, और उसी क्रम में 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जो कि थाना प्रेमनगर क्षेत्र से एक बड़ा साइबर क्राइम का सिंडिकेट संचालित कर रहे थे, जिसके द्वारा आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में विक्टिम्स को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के नाम पर लोन दिलाने के नाम पर लाखों रुपए की धोखाधड़ी की गई है। साइबर गिरोह हर दिन ठगी को अंजाम देकर 1 लाख रुपए तक की कमाई करता था, जिससे एसटीएफ ने कई फर्जी मोबाइल सिम और फर्जी बैंक खाते बरामद किए हैं। अब मुख्य सरगना की तलाश जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।